the next chapter, the reading of ledger in our unit 3. We have completed self balancing, average, due date account, current, and now this is one more chapter in unit 3 which is to be completed. अब before we go on to this reading of ledger, पहले थोड़ी बाहर की चर्चाएं करते हैं, बाहर की कोई कहानियां करते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर हम इस चैप्टर पे चलेंगे। मैं अगर आप लोगों को पूछूं स्टूडेंट्स कि डू यू नो हाउ टू रीड किसी की जन्म कुंडली, कुंडली पढ़ना आपको आता है? कि भाई ये सर, ये मैं अगर मान लो कुंडली है, अगर हम ये ऐसा एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ सर, कुंडली देख के तो ऐसा लग रहा है कि शनि आप पे बहुत भारी है, मंगल तो कुमंगल ही करने वाला है, बुध में सब अशुद्ध होने वाला है, आप इसकी पूजा कर लो, ये व्रत रख लो। क्या हम ऐसा लोगों को जन्म कुंडली पढ़ के ऐसा ज्ञान दे सकेंगे? तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ सर, अगर हमने एस्ट्रोनॉमी की या ये कुंडलियों की, अगर हमारी कोई बुक्स अगर आती हैं, हाथ कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे पढ़ते हैं, अगर ऐसी कोई बुक्स हमने रीड करी होंगी तो डेफिनेटली हम किसी का फ्यूचर बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि कुंडली कैसे पढ़ते हैं तो हम किसी के बारे में क्या बोल पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो हमें ये चैप्टर रीडिंग ऑफ लेजर में करना क्या है? हमको एक लेजर दिया होगा विच विल बी लाइक जन्म कुंडली ऑफ एनी पर्टिकुलर से पर्सन और असेट और एक्सपेंस, इनकम, उसका आपको लेजर दिया होगा जिसे हम कहेंगे जन्म कुंडली। अब उस जन्म कुंडली में, उस लेक्चर में, if you remember the format, there is something we post on a debit side of a ledger, something we post on a credit side of a ledger. But when we are posting anything on the debit side or on the credit side, we never write any narration, we never describe any particular transaction. We just, based on the journal entry, we do the posting, based on subsidiary books we do the posting in a ledger, but we have never specified कि it is for which transaction, ये क्या हमने इवेंट किया है, कि ये ऐसा तो क्या घटना घटी है कि हमने लेक्चर में इस तरह से पोस्टिंग करी है। लेकिन जिस तरह से अगर लेक्चर हमारे पास एक आया, एक जन्म कुंडली आई एक अकाउंट की, वो लेक्चर है, उसको हमें पढ़ना आना चाहिए। आई शुड एबल टू रीड द लेक्चर, आई शुड एबल टू सी व्हाट ऑल द एंट्रीज, व्हाट ऑल पोस्टिंग्स आर डन, वी कैन एनालाइज, वी शुड एनालाइज कि आ कया ट्रांजेक्शन रिलेटेड हसे ए मने खबर पड़ी जवी જોઈએ, એ કયા ટ્રાન્ઝેક્શન રિલેટેડ હશે એ મને ખબર પડી જવી જોઈએ। અને એ મને ખબર પડી શકશે बिकॉज हमको अकाउंट्स आता है। यहाँ पर हमको एस्ट्रोनॉमी का या एस्ट्रोलॉजी का हमको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट्स का सिर्फ नॉलेज हमको होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, अकाउंट्स का अगर नॉलेज है तो हम लेजर को अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे, अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर लेजर हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी लेजर को हमें रीड करना आना चाहिए, उसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए, बिकॉज रीडिंग ऑफ लेजर हमारे ओवरऑल अकाउंट्स में, हमारे ओवरऑल बिजनेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज देर आर सो मेनी इवेंट्स के वेर इन वी कम्युनिकेट विथ सो मेनी पीपल विथ ओनली लेजर। हम लेजर से ही कम्युनिकेट करते हैं, तो हमको लेजर को स्क्रूटिनाइज करना आना चाहिए, उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट हमें करना आना चाहिए। हमें अगर कोई गलती है उसमें तो वो गलती पकड़ना हमको आना चाहिए। तो रीडिंग ऑफ लेजर में यही सारी चीज़ें करनी है हमको। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या दिया है, लेजर इज कंसिडर्ड टू बी द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, बिकॉज जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे कहाँ पर, इन आवर प्राइमरी बुक्स, दैट इज जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स,
उन सब का हम एक साथ सारा निचोड़ लेजर में हम डालेंगे, हर एक अकाउंट बनाएंगे, हर एक अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे, everything will be recorded in the ledger. So it is one of the main books of accounts. फिर besides ये ledger पर से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, which you learned it in 11th standard. और ट्रायल बैलेंस होगा तो ही हम क्या बना पाएंगे, फाइनल अकाउंट्स. thus ledger is very important books of accounts and one should not rest satisfied ખાલી writing the ledger એનાથી વાર્તા પત્તી નથી. We should also analyze the type of transaction and whether we have to see they have been properly entered or not. So this require the reading of ledger account, that is critical analysis हमको करना आना चाहिए. और हम रीडिंग ऑफ लेजर में यही करना सीखने वाले हैं, critical analysis of a ledger. We are gonna do that only when we are doing this reading of ledger के चैप्टर में यही हम करने वाले, critical analysis. Then need for रीडिंग ऑफ लेजर क्यों है, जरूरत क्यों है लेजर को ऐसा रीड करने का, ऐसा उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने का. व्हाट्स द नीड, सौथी पहली नीड, the amount receivable and payable in the business are ascertained from personal accounts. जितने भी मेरे पर्सनल अकाउंट्स है, अभी तुमने थोड़े दिन पहले या तो कुछ घंटों पहले सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स हमने किए, जिसमें हम डेटर का लेजर बना रहे हैं, क्रेडिटर का लेजर बना रहे हैं. उससे हमें पता क्या चल रहा है कि how much amount is receivable from a debtor, how much amount is payable to a creditor. We come to know from those personal accounts. So in many cases it's a practice of a business to send the account to its customers and suppliers every month or every year, so that the party concerned would check them and confirm the balance, and this requires ability to interpret द पर्सनल अकाउंट. मतलब मैंने अपने डेटर को उसका पूरा लेजर भेज दिया, पूरा लेजर, कि देख भाई तेरे साथ ये पूरे महीने में ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए, हमने तेरे को सेल किया है, कुछ रिटर्न आया है, हमने तेरे को डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, कुछ बिल्स हमने तेरे पे एक्सेप्ट के दिए हुए हैं. तो वो सारी एबिलिटी अब में होनी चाहिए टू इंटरप्रेट दिस पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, व्हेन द ऑडिटर ऑडिट्स द अकाउंट, मतलब जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवाते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ही एग्जामिन्स द लेजर अकाउंट इन डिटेल सारे, एंड इन केस द अकाउंटेंट मस्ट एक्सप्लेन द एंट्रीज व्हिच आर मेड इन द लेजर. मतलब जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब हम चेक करेंगे तब ये लेजर का भी स्क्रूटिनी होता है. तो कुछ भी अगर डाउट डिफिकल्टी है तो वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी हमको कि ये एंट्री कैसे आई है. तो वो एंट्री कब समझा पाएंगे, when we have the ability to read a ledger. Then the statements of the accounts which are given, ये ledger जो है it is also given to income tax authorities के ये देख लो भाई हमने इतना प्रॉफिट्स कुछ हमने अर्न किया हुआ है, वो ledger, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अगेन अ ledger. तो वो हम प्रेजेंट करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज में, कि जिस पर से हम डिसाइड करेंगे कि हाउ मच टैक्स इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट. The next, again the need is continuing. हमको जब देखो when the accounts are to be produced as evident in the court, मतलब मान लो अगर हमारे कोई डेटर क्रेडिटर ने या हम पर किसी ने केस कर दिया, तो ये लेजर अकाउंट्स हमको प्रेजेंट करना है एविडेंस, एज अ एविडेंस. तो हमें ये स्किल्स होने चाहिए कि वो लेजर को कैसे पढ़ना है. मतलब अ लॉयर कैन फाइट अ केस बेस्ड ऑन दैट लेजर only and only we know how to read or interpret the same. So that is why the need has arisen कि हमको ledger को interpret कैसे करना है. Then it is also useful for the bank reconciliation. बैंक बैलेंस के reconciliation के लिए ledger को पढ़ना समझ में आना चाहिए कि पासबुक में कौन सी एंट्री हुई है, कैश बुक के ledgers में हमने कौन सी एंट्री करी है, तो वो कैश बुक पासबुक का reconciliation हम कर पाएंगे, right? Then reading of ledger account is necessarily when trial balance do not agree or when the error is found out. अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि क्या कहाँ गलती है to tally our trial balance. सर बात तो आपकी समझ में आ रही है कि लेजर को हमें पढ़ना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन क्या है वो समझ में हमको आना चाहिए. एंड वो हमको समझ में कब आएगा, जब अकाउंट्स का नॉलेज है. और जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब उस टाइम पर हम लिखते नहीं है कि डेबिट में ये अगर ट्रांजैक्शन है तो कोई नरेशन नहीं लिखा है.
तो हमको लेकिन फिर भी वो समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या हमने लिखी है. अब अगर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो देर आर 9 क्राइटेरियाज. वी हैव टू कवर 9 क्राइटेरियाज व्हेन वी आर इंटरप्रेटिंग कि लेजर का अगर मेरे को क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो आई विल एनालाइज इट इन 9 पॉसिबल वेज. पहला, हम ये देखेंगे कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है. जब हम लेजर का एनालिसिस करेंगे दैट टाइम विल सी दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. तो सबसे पहला हम ये डिसाइड करेंगे कि टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है. देन सेकेंड, पीरियड. लेजर 1 महीने के लिए बनाया है, 6 महीने के लिए बनाया है, 12 महीने के लिए बनाया है, कितने पीरियड के लिए ये लेजर बना है. बेस्ड ऑन दैट वी वुड बी डूइंग इट्स एनालिसिस. तो फर्स्ट इज टाइप, सेकेंड इज पीरियड, थर्ड ओपनिंग बैलेंस. अब सेल्फ बैलेंसिंग हमने अभी खत्म किया ना, तो उसी का एग्जांपल मेरे को देना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज तुम वो रिलेट कर पाओगे, तुम वो समझ पाओगे अगर मेरे वीडियो लेक्चर देखते हो तो. बाकी तो जय भोले, जय महाराष्ट्र, कुछ समझ में नहीं आएगा. ओपनिंग बैलेंस. नाउ डेटर्स के हमने अभी देखे, डेटर्स के जनरली ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होते हैं कि हमको उनसे पैसे लेने हैं. But in few of the sums of self-balancing ledger, we saw the opening balance on the credit side also. Debtor के credit side भी opening balance है. अब वो क्या इंडिकेट करता है कि हमने डेटर से कुछ एडवांस पैसा ले लिया है, सामान नहीं दिया है, बट वी हैव टेकन सम एडवांस एंड दैट इज व्हाई वी हैव पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड द ओपनिंग बैलेंस. तो जब हम ये लेजर को रीड कर रहे हैं तो उस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. इफ अ लेजर इज ऑफ अ मशीनरी अकाउंट तो उसका ओपनिंग बैलेंस जनरली डेबिट में जाता है. अगर कहीं क्रेडिट में भूल से लिख दिया है तो हमको देखना पड़ेगा, स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी, भाई ऐसा कैसा हो रहा है भाई. મશીનરીનું તો જનરલી ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટમાં જતું હોય, અહીંયા ક્રેડિટમાં કેમ છે તો આપણે સ્ક્રુટિની કરવી પડે. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ કઈ બાજુ આપણે લખ્યું છે એ જોવું કંપલસરી છે. Then the next, the items which are on the debit side, that one by one we'll see कि भाई से ये टू बैंक हमने क्यों लिखा है, टू मिस्टर ए हमने क्यों लिखा है, देन टू इंटरेस्ट हमने क्यों लिखा है. आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ लेजर, वो क्यों आई है, कहाँ से आई है, क्या होगा ट्रांजैक्शन की जिस वजह से वी हैव पोस्टेड दिस ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ लेजर. देन आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड, सेम लॉजिक. एक बार डेबिट का सारे लिस्ट देख ली कि डेबिट में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, देन विल गो ऑन टू द क्रेडिट साइड एंड विल ट्राई टू एनालाइज के कौन कौन सी आइटम जो क्रेडिट हुई है क्यों हुई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्रेडिटिंग द सेम. अगर ओपनिंग बैलेंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस को भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर द क्लोजिंग बैलेंस आर अप्रोप्रिएट और नॉट. तो इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब हम क्रिटिकली किसी लेजर को एनालाइज कर रहे हैं. पहला, वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट का है. दूसरा, व्हाट्स द पीरियड. तीसरा, ओपनिंग बैलेंस, आइटम्स ऑन द डेबिट साइड, आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस बराबर है कि नहीं. देन एनी नोटेबल पॉइंट्स कि भाई जनरली हम लेजर 12 महीने का बना रहे हैं, 6 महीने का बना रहे हैं या 1 महीने के बना रहे हैं, किसी ने 10 दिन में लेजर बना के दे दिया है. तो ऐसा क्यों किया है, 10 दिन में क्यों एक लेजर बना के हम उसको इंटरप्रेट करके लेजर 10 दिन का हम बना रहे हैं. तो देयर कैन बी सम पॉइंट कि भाई कुछ उसमें होगा जिस वजह से हम 10 दिन का लेजर बना रहे हैं और उसको दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग नोटेबल पॉइंट्स. मतलब लेजर में कुछ ऐसी बातें अनयूजुअल तुमको देखने को मिलेंगी जो ऐसा जनरली वो पर्टिकुलर लेजर में हमको देखने को नहीं मिलता है. सो दैट आई विल कवर अंडर नोटेबल पॉइंट्स. देन इफ देर आर एनी डिफेक्ट्स और इरेगुलरिटीज, जैसे मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ. मशीनरी अकाउंट हम अगर बना रहे हैं तो मान लो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमसे गलती हो गई है या डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो लेजर में दिया है वो बराबर नहीं है. हमने जब कैलकुलेशन किया कि भाई एक मशीनरी हमने 1/4 को अपने ओपनिंग बैलेंस में है, फिर दूसरी मशीन 1/7 को आ रही है, जुलाई में आ रही है, फिर तीसरी मशीन 1 अक्टूबर को आ रही है. तो जुलाई पे जो मशीनरी आई है उसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, अक्टूबर वाली जो आ रही है उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. लेकिन हमने तो सारे मशीन पर तीनों तीन पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन गिन डाला है. वो तो बात गलत है नहीं यार.
दैट इज अ डिफेक्ट, इट्स अ इरेगुलरिटी इन द लेजर. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दैट्स अ डिफेक्ट, दैट्स इरेगुलरिटीज. तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसको रेक्टिफाई भी करने का कि भाई लेजर में आ पकड़ाયું છે, આ ખોટી વસ્તુ લેજરમાં પકડાઈ છે તો જરા આને ઠીક કરો યાર, આ ડિફેક્ટ છે, આ ના ચાલે. से फॉर एग्जांपल अगर हमने मशीनरी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमने मशीनरी सेल किया है, सो हमने उसको प्रॉफिट पे सेल किया है, लॉस पे सेल किया है, उस पर बराबर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमको वो डिफेक्ट्स में अगर दिख रही हैं, इरेगुलरिटी में दिख रही है, इरेगुलरिटीज़ में, तो हमें उसका नोट करना है कि ये सारे डिफेक्ट्स हमको दिख रहे हैं. एंड लास्ट, अगर लेक्चर को देख के अगर लग रहा है कुछ नोटेबल पॉइंट्स हमारे दिमाग में आए हैं, कुछ डिफेक्ट्स अगर हमने देखी, तो उन डिफेक्ट्स को, उन नोटेबल पॉइंट्स को ध्यान में रख के विल बी गिविंग सजेशन कि लेक्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये जो मेरा डेटर का लेक्चर हमने बनाया उसमें ज़्यादा डिस्काउंट हमने जो दे दिया था. नोटेबल पॉइंट्स में ऐसा भी हो सकता है ना कि डेटर को हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया जबकि उसका टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं आ रहा था. दैट वाज अ नोटेबल पॉइंट, वी गेव हिम डिस्काउंट. तो वो हम सजेशन लिख सकते हैं कि भाई डेटर को ज़्यादा डिस्काउंट मत दिया करो, वो अर्ली पेमेंट नहीं दे रहा है, अगर अर्ली पेमेंट देगा तो डिस्काउंट दो. तो ऐसे हम सजेशन दे सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू विद द नोटेबल पॉइंट्स, और इन केस वी फाइंड एनी डिफेक्ट्स तो विल गिव सम सजेशन, राइट. सो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जब भी आप व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू विद द रीडिंग ऑफ लेक्चर. कितने पॉइंट्स को देखना है? 9 पॉइंट्स का आपको कंसिडरेशन रखना पड़ेगा. 9 पॉइंट्स हमें ध्यान से करने पड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए. अब हमने देख तो लिया कि 9 पॉइंट्स हैं जो कवर होने वाले हैं, लेकिन हमको आने क्या वाला है? देखो, सम में आएगा, या तो किसी पर्सनल अकाउंट का हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, या तो किसी रियल अकाउंट का, या तो किसी नॉमिनल अकाउंट का. तो मैंने एक समरी बना के रखी है कि भाई अगर पर्सनल अकाउंट आ रहे हैं तो उसको हम क्या क्या गाइडलाइंस हमको फॉलो करने की जब हम एक पर्सनल अकाउंट को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं. then what should be the guidelines when we are scrutinizing a real account? What should be the notable points? What should be the important key points when we are scrutinizing nominal accounts? So whenever you are reading a ledger and if it's a personal account, तो ये जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस को हमको ध्यान में रखना है. अब पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स जनरली अपने को आएंगे जिसका स्क्रूटिनी हमको करना रहेगा? डेटर का, क्रेडिटर का, कैपिटल का, ड्राइंग्स का. तो इतने सारे रूल्स हैं, जरा ध्यान से. 8 रूल्स हैं व्हेनेवर इट्स अ पर्सनल अकाउंट. पहला रूल क्या बोल रहा है? Now whenever we are reading a personal account, it must be seen whether that account is that of a customer or a creditor or a loan, या तो किसी को एडवांस दिया है. Besides bank account, capital account, drawings account are also personal account. तो देख लेना है कि किसका है ये पर्सनल अकाउंट. ऊपर एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिए थे. सेकेंड, it must be seen that it must be debited in credited in accordance to the rules of debit credit. तो बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अरे याद नहीं है सर. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इस रूल के हिसाब से क्या हमने इस लेक्चर में पोस्टिंग करी है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से क्या बराबर सारी पोस्टिंग हुई है कि नहीं, वो चेक कर लेने का कि वो रूल अप्लाई हमने करा था कि नहीं. Attention must be paid to any particular item found. If any adjustment is to be recorded, it must be seen that it is properly recorded. जैसे कैपिटल अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ड्राइंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा. तो वो एडजस्टमेंट्स की इस अकाउंट में हमने बराबर इफेक्ट दी है कि नहीं, वो हमने सारे रूल्स फॉलो करे हैं कि नहीं, वो हमें देख लेने का. फिर फोर्थ वाला पॉइंट पहले भी समझा दिया है. इफ एन अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस, generally it must be an account of a customer, लेकिन sometime a customer may show a credit balance. क्यों होता है ऐसा? हमने सेल्फ बैलेंसिंग में सीखा कि डेटर का क्रेडिट साइड કેવી રીતે બેલેન્સ આવે સર? એ આવી શકે છે because we might have taken some advance from the customer. અને અગર એ એડવાન્સ કસ્ટમર પાસેથી લીધું છે તો ત્યાં જો શું લખ્યું છે that
द फैक्ट हैज टू बी वेरीफाइड। हम कस्टमर को कॉल करके पूछेंगे कि भाई तेरे ये खाते में क्रेडिट साइड तेरा ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है, क्या तूने एडवांस दे के रखा है कुछ? तो वो हम कंफर्म कर लेंगे कि एडवांस है कि नहीं है। Then if it's a loan account, if somebody's loan account we are making, then proper entry for interest is to be made. हम 6-6 महीने 12-12 महीने में इंटरेस्ट ड्यू करके रिसीव कर रहे हैं, तो उस एंट्री को हमें बराबर वो लिखिए कि नहीं, हमको देखना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में हम रिटायरमेंट के चैप्टर में लोन अकाउंट बनाते थे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या तो पार्टनर का लोन अकाउंट, जहां पर हम 6 मंथ्स में उसको पेमेंट करते थे या तो ईयरली ईयरली पेमेंट्स करते थे। तो उस लोन अकाउंट में हम पहले इंटरेस्ट की इफेक्ट देते थे एंड देन हम उसका पेमेंट भी करते थे, तो वो चीज़ें हमें बराबर देख लेनी है। देन समटाइम्स द रॉन्ग पोस्टिंग में बी डन ड्यू टू सिमिलैरिटी इन द नेम्स। राम, रामा, रमेश, तीनों नाम एक जैसे हैं, तो राम का रामा में चला गया, रामा का रमेश में, ने रमेश का लिखा ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नाम की वजह से हम गलतियां ना करें, जो पोस्टिंग जिस अकाउंट में जानी चाहिए वहां पर हमने बराबर करी है कि नहीं, वो चेक कर लेने का। देन इफ इट इज एन अकाउंट ऑफ अ कस्टमर दैट इज डेटर, तो वी हैव टू सी वेदर द रेगुलर पेमेंट्स आर मेड, हमको मिला है पैसे, उसको कैश डिस्काउंट अगर दिया है, अगर बैड डेट्स हुए हैं तो चेक करने के कि भाई क्यों बैड डेट हुए हैं, उसकी डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या वाकई में खराब है कि खाली खाली अपने को घुमा रहा है, આપણું કલર કરે છે એવું તો નથી, એ આપણે ચેક કરી લેવાનું, whether his financial condition बराबर नहीं है, वो हमको चेक कर लेने का। then if it's an account of an creditor it must be seen कि हम कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिला कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें चेक करने लेगी अगर वो क्रेडिटर का अकाउंट है तो। सो दिस आर जनरल रूल्स कि अगर पर्सनल अकाउंट तुम्हारे नज़रों के सामने आया, नजरों के सामने पर्सनल अकाउंट आया है, तो उस जन्म कुंडली को पढ़ने के ये जनरल रूल्स हैं कि डेटर का अकाउंट आया, क्रेडिटर का आया, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, लोन है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रख के फिर उसका लेजर का एनालिसिस शुरू करने का। सो दिस इज पर्सनल अकाउंट। सर रियल अकाउंट आया तो देख लेते हैं, अगर ये रियल अकाउंट है तो हम देख लेते हैं, उसके भी इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले रियल अकाउंट का मेरे को रूल तो बताओ क्या होता है बेटा, व्हाट इज द रूल ऑफ द रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड रियल अकाउंट्स आर ऑफ मेजॉरिटी ऑल असेट्स एंड गुड्स रिलेटेड अकाउंट। असेट अकाउंट होंगे और गुड्स रिलेटेड, जो पहले ही लाइन में मैंने लिख दिया है, द रियल अकाउंट्स विल इंक्लूड गुड्स अकाउंट एंड असेट्स अकाउंट। अब गुड्स में कौन सा आएगा? सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये ऐसा लिखने में मेरे को शर्म आती है, शर्म। तुमको इतना तो पता ही होगा ना, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। कयो गबलो वच्चे आई जाए खबर नहीं એટલે લખવું પડે। પછી the monthly total of the subsidiary books relating to the goods are also posted. Now while examining this accounts, मतलब goods के account जब हम examine कर रहे हैं, one gets an idea whether the sales and purchases are increasing or decreasing, and this will give idea of the growth or otherwise of the business। मतलब सेल या तो परचेज का लेजर अगर हम देख रहे हैं तो उससे हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा परचेज बढ़ रहा है, क्या हमारा सेल बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो टेंशन की बात नहीं, बिजनेस बढ़ रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो टेंशन है, ग्रोथ अटकी गयो છે, જીવનનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે, બિઝનેસનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે। Now the balances of these accounts are transferred to trading account at the end of the year, hence most important, गुड्स के कभी भी क्लोजिंग बैलेंस तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बोला है? हम हर एक गुड्स का अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर विल ट्रांसफर इट टू ट्रेडिंग अकाउंट, એટલે ક્યારે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ગુડ્સમાં તમને જોવા નહીં મળે। નાઉ અસેટ્સ વિલ ઓલ્સો શો ડેબિટ બેલેન્સ, કેમ કે રિયલ અકાઉન્ટ ગુડ્સ રિલેટેડ હતું અને અસેટ્સ। હવે જ્યારે ગુડ્સના લેજર આપણે જોઈશું ત્યારે એમાં શું જોવાનું છે? વોટ વિલ સી when we are going through with the goods ledger, we'll see whether the sales are increasing, purchases are increasing। बराबर है, मजा आ रहा है, वो देख के मजा आएगा, और उसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि बिजनेस बढ़ रहा है। दैट इज अ नोटेबल पॉइंट। सेल्स बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, नोटेबल पॉइंट है ये। देन लेकिन ये गुड्स के कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब assets will देखो also show the debit balance. It must be seen that the purchase and the sales of the assets are properly recorded. एक तो assets का डेबिट बैलेंस होगा, फिर जब भी हम asset बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं बराबर हम लिखते हैं कि नहीं, वो चेक करने का. कुछ भी प्रॉफिट या तो लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ assets, then it has to be properly checked. डेप्रिसिएशन हम बराबर दे रहे हैं कि नहीं, दैट ऑल्सो नीड टू बी प्रॉपरली चेक. आई गेव यू वन एग्जाम्पल. मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था, देन एक मशीनरी आई 1 जुलाई को, एक मशीनरी आई 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को. तो परपोर्शनेट मंथ वाइज हमको डेप्रिसिएशन देना पड़े, कंपलसरी है. परपोर्शनेट मंथ वाइज डेप्रिसिएशन हमको देना चाहिए. तो डेप्रिसिएशन हमारा बराबर है कि नहीं वो चेक करने का. सो दिस आर द जनरल रूल्स फॉर रियल अकाउंट विच आर basically goods and asset related account. Let's go on to the last. General rules for interpretation of nominal. क्या होता है बेटा nominal वालों का? क्या है nominal वालों का रूल? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So that's the rule of nominal account. So these accounts are of income and expenses. In case of income accounts, most of the entries are on the credit side. Most important, अगर income होगा तो सारी entry credit side जाएगी. Sometimes a rectifying entry may be found on the debit side. Similarly, in case if it's an expense, most of the entries will be done on the debit side. But an adjustment or a rectification entry may be found on the credit side of an expense account. मतलब इनकम अगर अकाउंट है इनकम का तो सारी आइटम क्रेडिट साइड में देखने को मिलेंगी. डेबिट में अगर कुछ दिख जाता है तो घबराने का नहीं, इट वुड बी सम रेक्टिफाइंग एंट्री. सिमिलरली एक्सपेंस सारे डेबिट में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन कुछ अगर एंट्री क्रेडिट साइड है तो घबराने का नहीं, चेक करने का कि क्या ये रेक्टिफाइंग एंट्री तो नहीं है कि जिस एक्सपेंस को मुझे डेबिट करना चाहिए था मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था. तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम उस एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो पोस्टिंग भी अकॉर्डिंगली ક્રેડિટ સાઇડ જતી રહેશે. તો ડરવાનું નહીં, એવું થઈ શકે છે. These accounts have again no opening balance, no closing balance, क्योंकि ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है. इनकम एक्सपेंस इनको हम बंद करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे. जैसे वेजेस हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, वो ट्रेडिंग में जाएगा. सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस वो पीएनएल में जाएंगे. इनकम्स अगर है तो डिविडेंड रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो वो सारे पीएनएल अकाउंट में चले जाएंगे. एट द एंड हम उनको क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे. इसीलिए नॉमिनल अकाउंट्स का कभी ना तुम्हें ओपनिंग बैलेंस देखने को मिलेगा ना कभी तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिलेगा. लास्ट वाળું પિંકુડું કેમ કર્યું છે બેટા? પિંકુડું. while examining these nominal accounts, utmost care has to be taken, utmost, कि रेवेन्यू एक्सपेंस को इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल एक्सपेंस और वाइसा वर्सा. રેવન્યુ એક્સપેન્સ એ છે કે જે પીએનએલ માં જશે, કેપિટલ एक्सपेंस એ મારા અસેટ્સ છે, राइट. तो ऐसा तो तुमने नहीं कर दिया, वो चेक करने का. अगर ऐसा किया है तो वापस रेक्टिफाइंग एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस अ रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, बट इफ अ रिपेयर इज मेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ asset, then it will be treated as capital expenditure. It should be seen that proper adjustment has been made for any outstanding prepaid expense या तो incomes. अगर ये outstanding है कोई expense, outstanding है कोई income, तो उसका भी हमने बराबर लेक्चर में पोस्टिंग किया है कि नहीं वो चेक कर लेने का. रेवेन्यू को कैपिटल नहीं बताने का, कैपिटल को रेवेन्यू नहीं बताने का, वाइसा वर्सा. ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है जब हम नॉमिनल अकाउंट का स्क्रूटिनी कर रहे हैं. तो ये सारी बेटा मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस दे दिए हैं, तो इस पर से आपके नोट्स एकदम तैयार हो जाएंगे. ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं आपके नोट्स उसके बेसिस पर तैयार हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम एक लेक्चर को देखेंगे और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन रीडिंग ऑफ लेक्चर. ठीक है, चलो टिल द टाइम कीप राइटिंग दिस नोट्स which I have mentioned here. Keep writing these notes so that it will help you to analyze the reading of lecture when we go on to the practical sum. Ta-da! Ta-da!